हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th अकाउंटेंसी में हम लोगों ने चैप्टर 8 स्टार्ट किया था अकाउंटिंग क्वेश्चन, जिसका क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने 17 तक कर लिया था। आज स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 से और कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर को इस वीडियो में ख़त्म कर दें। चलो देखते हैं क्या है आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज करेक्ट इक्वेशन? कौन सा इसमें से करेक्ट इक्वेशन है, करेक्ट अकाउंटिंग इक्वेशन है ना? करेक्ट अकाउंटिंग इक्वेशन। अब ये सब हमको लगता नहीं आपको बताने की ज़रूरत है, लेकिन चूँकि 1 बाय 1 करके सारा क्वेश्चन सॉल्व करना ही है तो कर लेते हैं। कैपिटल इज इक्वल टू, नहीं लिखेंगे पूरा, सीधा से लिखते हैं। कैपिटल इज इक्वल टू एसेट प्लस लायबिलिटी। फिर बोलता है बी, कैपिटल इज इक्वल टू एसेट माइनस लायबिलिटी। फिर बोलता है सी नंबर, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज माइनस कैपिटल। और डी कहता है आपका नन ऑफ दिस। एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, कैपिटल इज इक्वल टू एसेट माइनस लायबिलिटीज और लायबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट माइनस कैपिटल। क्या सही है देख लो। तो कैपिटल इज इक्वल टू एसेट माइनस लायबिलिटीज, यही होगा ऑप्शन बी करेक्ट। ठीक है, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज माइनस कैपिटल नहीं होता है और कैपिटल इज इक्वल टू एसेट प्लस लायबिलिटीज नहीं होता है। ठीक है, 19 नंबर। A machine was purchased for rupees 6,60,000. $6,60,000, 6,60,000 का एक मशीन परचेज किया गया, 6,60,000 का। कैश वाज पेड, पेड रुपीज़, इधर लिखते हैं पेड रुपीज़ 1,20,000। कैश कितना पे किया गया? 1,20,000। एंड फॉर द बैलेंस a bill was accepted for 60 days है ना। बोलता है फिक्स्ड एसेट्स will be A rupees 1,20,000, B rupees 5,40,000, C रुपीज़ 6,60,000 और डी कहता है आपका नील। नील मतलब कुछ भी नहीं, कोई एसेट नहीं। चलो बताओ क्या होगा। यहाँ पर देखिए साफ साफ कह रहा है एक मशीन परचेज किया गया है। यहाँ पूछ क्या रहा है, फिक्स्ड एसेट कितने का है। एक मशीन परचेज किया गया है कितने का? अच्छा, मशीन क्या होता है? फिक्स्ड एसेट होता है। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट के हिसाब से हम फिक्स एसेट परचेज करते हैं ताकि गोइंग कंसर्न कंसेप्ट ताकि हमारा बिजनेस जो है लंबे समय तक चलता रहेगा, चलता चला जाएगा। तो हम फिक्स एसेट परचेज करते हैं, लॉन्ग टाइम लोन लेते हैं, लॉन्ग टाइम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ये सारा काम। तो मशीन भी हमने परचेज किया। कितने का मशीन परचेज किया? 6,60,000 का, जिसमें से कहता है कि 1,20,000 रुपया हमने पेमेंट कर दिया, या कह सकते हो इमीडिएट कैश पेमेंट कर दिया। बचता है 5,40,000।
बचता है 5,40,000 जिससे खरीदा, उससे एक बिल एक्सेप्ट कर लिया कि हम आपको 60 दिन के बाद जो 5,40,000 जो बैलेंस अमाउंट बचा है वो 60 डेज़ के बाद एक बिल को एक्सेप्ट कर लिया जिसने परचेज़ किया, मतलब मैंने परचेज़ किया, मेरे बिज़नेस ने परचेज़ किया। तो मशीन आया बिज़नेस में, और कितने का मशीन आया? तो मशीन आया 6,60,000 रुपये का मशीन बिज़नेस में आया, जिसमें से कैश पेमेंट कर दिया हमने 1,20,000 रुपये का कैश पेमेंट हो गया, और बदले में 5,40,000 का एक बिल एक्सेप्ट कर लिया मैंने कि 5,40,000 का जो बिल एक्सेप्ट किया, और 60 डेज़ के बाद ये बिल को चुकाना होगा अपने जिस सप्लायर से जिससे आपने मशीन परचेस किया है। तो बोलता है कि फिक्स एसेट कितने का होगा। अरे बिल एक्सेप्ट किया उससे क्या हो गया, आपने एसेट कितने का परचेस किया, उधार में परचेस किया, कैश में परचेस किया, उससे मतलब नहीं है। मतलब है यहाँ पे कि एसेट कितने का आपने परचेस किया। एसेट आपने परचेस किया 6,60,000 का, जो कि मशीन है, जो कि आपका फिक्स एसेट है। तो फिक्स एसेट कितने का होगा? 6,60,000 का, है ना। यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन दिया हुआ है झूठ मूठ का कि मशीन खरीदा है आपने 6,60,000 का, तो 6,60,000 का आपका फिक्स एसेट कितने का है? 6,60,000 का। अब कैसे कैसे पेमेंट कर रहे हैं उससे यहाँ मतलब नहीं है। एसेट जो है यहाँ पर मेरा वो 6,60,000 का हो गया है फिक्स एसेट का। 1,20,000 आप पेमेंट करो पहले, या आप 60,000 रुपया पहले पेमेंट करो, या पूरा का पूरा उधार में रखो, एक भी रुपया पेमेंट मत करो, लेकिन फिर भी आपके पोजीशन में एक एसेट तो आ गया है ना। आप उसका पेमेंट करोगे जैसे मर्जी वैसे करोगे, लेकिन एसेट बोलता है फिक्स एसेट कितने का? तो 6,60,000 रुपये का। खत्म बात, है ना। तो 1,20,000 पेमेंट किया तो क्या 1,20,000 का एसेट आपके पास आया? नहीं, 6,60,000 का फिक्स एसेट, पूरा एसेट आया ना आपके पास 6,60,000 का। क्या जो पे करना है उतने का एसेट? नहीं, पूरा 6,60,000 का एसेट आपके पास है। खत्म हुआ। क्वेश्चन नंबर 19 का हो गया आपका। 20 देखते हैं क्या कहता है। नाइनटीन हो गया। 20 नंबर। ऑनर्स कैपिटल इज ₹50,000, सीधा लिखते हैं ना। ऑनर्स कैपिटल, कैपिटल ऑनर का ही होता है। ये कितना है? 50,000 का। लायबिलिटी कितने का है वो लिखता है 30,000 का। और फिक्स्ड एसेट कितने का है? 70,000 का। बोलता है करंट एसेट का क्या वैल्यू, अभी तो बनाया था मैंने। करंट एसेट का क्या वैल्यू है? एसेट और लिखो कैपिटल प्लस लायबिलिटी, यही है आपका बैलेंस शीट है। ये कैपिटल है आपका, बनाया था मैंने 50,000 का। लायबिलिटी है आपका 30,000 का। टोटल हो गया आपका यहाँ पे 80,000। फिक्स एसेट हो गया आपका एसेट साइड में 70,000। बैलेंस शीट टैली करना चाहिए, अकाउंटिंग इक्वेशन पे बेस्ड होता है। 80,000 इधर भी होना चाहिए, है 70। इसका मतलब करंट एसेट कितना है? 10,000 का। तो करंट एसेट कितने का है? 10,000 का। ऑप्शन आप टिक कर लेना, ऑप्शन ए है आपका 10,000। ट्वेंटी के बाद 21 कहता है विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिप्रेजेंट द अकाउंटिंग इक्वेशन एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस ऑनर्स इक्विटी। इसको लिख देते हैं विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिप्रेजेंट the accounting equation asset is equal to liabilities plus capital या capital plus liabilities, liabilities plus owners
इक्विटी, इक्विटी का मतलब हिस्सा, ऑनर का हिस्सा, ऑनर इक्विटी का मतलब क्या होता है, इसका मतलब आपका कैपिटल ही होता है ना। तो कौन सा जो है आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये प्रेजेंट करता है अकाउंटिंग इक्वेशन, आपका एसेट जो है वो लायबिलिटीज प्लस कैपिटल यानी ऑनर्स इक्विटी के होता है। ए इनकम स्टेटमेंट, यानी इनकम स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का दूसरा नाम है इनकम स्टेटमेंट। तो क्या इनकम स्टेटमेंट कहता है, ना 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 ना, ये तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस को कैलकुलेट करता है। दूसरा है कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये कंपनी के कॉन्टेक्स्ट में बनता है आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश का कितना फ्लो है, कितना आउटगोइंग है, कितना कैश का फ्लो हो रहा है, कितना कैश जा रहा है बिजनेस से, कितना कैश आ रहा है, उसका हिसाब किताब रखने के लिए हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं। फिर है आपका बैलेंस शीट, और फिर डी है आपका फंड फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट। देखिए बैलेंस शीट एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल या कैपिटल प्लस लायबिलिटी। तो बैलेंस शीट आपका स्टेटमेंट जो है जो कि बेस्ड होता है आपका अकाउंटिंग इक्वेशन, और अकाउंटिंग इक्वेशन का दूसरा नाम क्या होता है, बैलेंस शीट इक्वेशन ही होता है। तो विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट द अकाउंटिंग इक्वेशन एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस ऑनर्स इक्विटी यानी कैपिटल। तो कौन सा है, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस ऑनर्स इक्विटी यानी कैपिटल। तो ये बैलेंस शीट दिखाता है। इनकम स्टेटमेंट यानी प्रॉफिट एंड लॉस नहीं दिखाता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट कंपनी के केस में हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं, उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट है। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट यहाँ पे हम प्रिपेयर करते हैं कंपनी जो कैश के इनफ्लो और आउटफ्लो को दिखाता है। बैलेंस शीट यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। फंड फ्लो स्टेटमेंट हो गया पूरा फंड का जो है, जैसे मान लो आपका करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, तो हो गया वर्किंग कैपिटल कहलाता है, और इसी को बोलते हैं फंड। अब इसके फ्लो को जो दिखाता है जो स्टेटमेंट, उसको फंड फ्लो स्टेटमेंट बोलते हैं। लेकिन एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल ये दिखाता है आपका बैलेंस शीट, ठीक है। तो फंड जो है एक फंड फ्लो और कैश फ्लो में क्या स्टेटमेंट है, फंड एक बड़ा हिस्सा है और कैश इसी का एक भाग है, ठीक है। तो दोनों का जो आपका फ्लो है, एक फंड फ्लो और एक कैश फ्लो, वो दोनों आपका के एक फंड का और एक कैश के फ्लो को दिखाता है। और इनकम स्टेटमेंट जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करने में, कि प्रॉफिट क्या प्रॉफिट है क्या लॉस है, उसको कैलकुलेट करने के लिए इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं, जिसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बोलते हैं। और बैलेंस शीट यहाँ पर बताता है कि एसेट जो है वो कैपिटल प्लस लायबिलिटी या लायबिलिटी प्लस कैपिटल के बराबर होता है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 21 हो गया। 22 22 नंबर क्या कहता है, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज इज इक्वल टू क्या होगा, क्वेश्चन मार्क। तो एसेट में से आउटसाइड लायबिलिटी को हटा दोगे तो कैपिटल होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे बोलता है क्वेश्चन मार्क क्या होगा, तो ए बोलता है आपका कैपिटल होगा, थोड़ा समझाएंगे इसीलिए। बी कहता है आपका करंट लायबिलिटी होगा, सी कहता है आपका फिक्स्ड लायबिलिटी होगा, और डी कहता है आपका नन ऑफ दिस, ठीक है। तो इसमें क्या होगा आपका कैपिटल, जान ही रहे हो, एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, कैपिटल इक्वल टू एसेट माइनस लायबिलिटीज, और लायबिलिटीज इक्वल टू एसेट माइनस कैपिटल, यही होगा। तो एसेट माइनस लायबिलिटी इक्वल टू क्या होगा, कैपिटल, ये होगा आपका। करंट लायबिलिटी आपका कैसे होता है, तो करंट एसेट में से करंट लायबिलिटी को अगर घटा दोगे तो क्या निकल जाएगा, इसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। इसी तरीके से अगर वर्किंग कैपिटल में से आपको बोलेगा कि करंट लायबिलिटी निकाल लो या करंट एसेट निकाल दो, तो इक्वेशन से आपका निकल जाएगा आराम से, ठीक है ना। तो एक फार्मूला और होता है, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू क्या होता है, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज, ये भी होता है एक फार्मूला। फिलहाल यहाँ पे पूछ रहा है एसेट में से लायबिलिटी घटा हुआ तो क्या मिलेगा, आपका कैपिटल मिलेगा, ठीक है। अगर आप बोलते हो यहाँ पर
कि करंट एसेट क्या होगा, तो करंट एसेट क्या होगा, वर्किंग कैपिटल प्लस करंट लायबिलिटी, है ना, ये होगा आपका। तो ये फॉर्मूला आप देख लेना, इसमें से जो भी आपका बनता है प्लस माइनस करके दायां बाएं करके वो आप निकाल लोगे। तो यहाँ पर था आपका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 22 के बाद 23, एसेट एंड इक्विटी ऑफ ऑनर आर कैपिटल इंक्रीज, संपत्ति और स्वामी की सत्ता अथा पूंजी बढ़ जाती है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन समझते हैं। एसेट और इक्विटी ऑफ ऑनर आर कैपिटल इंक्रीज, ठीक है, कहने का क्या मतलब इसका, थोड़ा क्वेश्चन अटपटा ढंग से दिया है। एसेट भी बढ़ता है और कैपिटल भी बढ़ता हो, है ना, किस चीज़ से, ऑप्शन ए क्या कह रहा है, बाय ड्राइंग्स ऑफ ऑनर, बी बाय प्रॉफिट, सी बाय परचेज ऑफ बिल्डिंग ऑन क्रेडिट, डी कहता है आपका नन ऑफ दिस। तो यानी एसेट भी बढ़ता है और कैपिटल भी बढ़ता है, किससे, तो ड्राइंग से तो नहीं बढ़ता है। ड्राइंग से क्या होता है, कैश एसेट कम होता है और कैपिटल भी कम होता है। प्रॉफिट हाँ, प्रॉफिट इज अ सोर्स ऑफ एडिशनल कैपिटल, तो प्रॉफिट से आपका कैश भी बढ़ता है और कैपिटल भी यहाँ पे बढ़ता है। तो ये आपका सही होना चाहिए, किससे आपका एसेट भी बढ़ेगा यानी कैश भी बढ़ेगा और प्रॉफिट इज अ सोर्स ऑफ एडिशनल कैपिटल, तो इससे आपका कैपिटल भी इंक्रीज करेगा। तो बी नंबर आपका इसमें सही होना चाहिए। परचेज ऑफ बिल्डिंग ऑन क्रेडिट, तो इससे आपका एसेट बढ़ेगा लेकिन कैपिटल नहीं बढ़ेगा। आप अगर बात करें कि ऑनर ने अगर लगाया है, ऑनर ने अगर बिल्डिंग परचेस किया है, ऑनर ने इन्वेस्ट किया है पैसा, तब इससे एसेट भी बढ़ेगा यानी बिल्डिंग भी बढ़ेगा और कैपिटल भी बढ़ेगा। लेकिन अगर बिल्डिंग सिर्फ परचेस किया गया है तो वो भी उधार में, तो बिल्डिंग यानी एसेट बढ़ेगा और क्रेडिटर बढ़ेगा, कैपिटल नहीं बढ़ेगा। ठीक है, नन ऑफ दिस, तो बी होगा। प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट से दोनों बढ़ेगा, आपका एसेट भी बढ़ेगा और कैपिटल भी बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 23 के बाद 24 नंबर देखते हैं क्या है। दो क्वेश्चन और है, 24 एंड 25। क्रेडिट परचेस क्या कहता है, क्रेडिट परचेस, ठीक है, क्रेडिट में परचेस किया गया है, क्या कहता है इसमें, इनकम स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट नहीं, ऑप्शन हिंदी और इंग्लिश में कुछ और दिया है, संपत्तियों को बढ़ाता है। अच्छा, तो इनकम स्टेटमेंट नहीं होगा आपका यहाँ पर, इंक्रीज एसेट होगा, ऑप्शन ही गलत दिया है, इंक्रीज एसेट, सुधार लेना, इंक्रीज एसेट होगा यहाँ पर। परचेस अगर करते हैं, क्रेडिट परचेस करते हैं तो थोड़ा समझाएंगे इसको। इंक्रीज लायबिलिटी, सी बोथ, यानी एसेट भी बढ़ता है और लायबिलिटी भी बढ़ता है, और डी नन ऑफ दिस, है ना,
none of these. चलिए क्रेडिट परचेस करते हैं तो क्या होता है, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। क्रेडिट परचेस करेंगे तो स्टॉक इंक्रीज करेगा और क्या इंक्रीज करेगा, क्रेडिटर इंक्रीज करेगा, यानी आउटसाइड लायबिलिटी इंक्रीज करेगा, दोनों प्लस होगा। 10,000 का कर दे 15,000 जितना का भी स्टॉक और दोनों इंक्रीज करेगा। तो क्रेडिट परचेस, परचेस का मतलब क्या होता है, परचेस का मतलब होता है गुड्स परचेस, है ना। परचेस का मतलब अपने मन से मत करिएगा, हम आपको बताए थे बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में, अगर हम परचेस वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका मतलब हम गुड्स परचेस कर रहे हैं, है ना। परचेस के लिए गुड्स परचेस, अगर हम सेल वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम गुड्स सोल्ड का मतलब कर रहे हैं कि हम सामान बेच रहे हैं दुकान में। परचेस का मतलब ये नहीं कि अपने से समझिए कि यार क्रेडिट परचेस का मतलब कोई बिल्डिंग परचेस कर रहे होंगे या कोई फर्नीचर परचेस कर रहे होंगे या कोई प्लांट एंड मशीनरी परचेस कर, नहीं, परचेस का मतलब गुड्स परचेस, और गुड्स परचेस कर रहे हैं वो भी क्रेडिट पे, उधार पे। तो उधार पे परचेस कर रहे हैं तो एसेट में स्टॉक बढ़ेगा आपका और दूसरा साइड क्रेडिटर बढ़ेगा आपका, है ना। क्या बढ़ेगा आपका, क्रेडिटर आपका बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों आपका इंक्रीज करेगा क्रेडिट परचेस में। तो इंक्रीज एसेट इंक्रीज लायबिलिटी, ये हो गया आपका बोथ। तो क्रेडिट परचेस कर रहे हैं तो आपका बताइए क्या होगा, दोनों बढ़ेगा आपका, है ना। क्या उधार में आप सामान परचेस कर रहे हैं तो इंक्रीज एसेट, बिल्कुल एसेट तो बढ़ेगा ही आपका, इंक्रीज एसेट स्टॉक बढ़ गया, और इंक्रीज लायबिलिटी यानी क्रेडिटर बढ़ गया, तो बोथ होगा आपका इसका 24 का सी। ये खुद से करके देखने वाली बात है, आप अगर बुक में देखोगे कहीं भी देखोगे आप, ये खुद से आप समझो कि इसमें एसेट भी बढ़ जाएगा यानी स्टॉक बढ़ेगा और क्रेडिटर यानी लायबिलिटी भी बढ़ेगा, तो बोथ हो जाएगा, यानी एसेट भी बढ़ रहा है इसमें और लायबिलिटी भी बढ़ रहा है, दोनों इंक्रीज कर रहा है। लास्ट क्वेश्चन, क्रेडिट सेल बाय क्रेडिट सेल। लास्ट क्वेश्चन ए, डेटर्स जो है वो क्या कह रहा है, डेटर्स इंक्रीज करेगा। बी, स्टॉक डिक्रीज करेगा। सी, प्रॉफिट और लॉस अराइजेज, और डी, ऑल ऑफ दिस। चलो बताओ क्या होना चाहिए इसका, देखते हैं। क्रेडिट सेल किया आपने तो सेल करेंगे तो स्टॉक तो पहले से होगा तभी सेल करेंगे। तो मान लो कि पहले से स्टॉक था आपका, मान लेते हैं 20,000 रुपये का, जिसमें से हम बेचे सामान को, उधार में 10,000 का सामान बेचे, तो 10,000 से स्टॉक घट गया, है ना, और उधार में बेचे तो सामने वाला अब हमको पैसा देगा, उसको सामान हम बेचे हैं, सामने वाला पैसा देगा नियर फ्यूचर में, तो हमारा डेटर भी इंक्रीज कर गया, डेटर भी बढ़ गया, कितने से, 10,000 से। आउटसाइड लायबिलिटी भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कैपिटल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अगर हम उधार में सामान बेचे हैं तो स्टॉक घट जाएगा और डेटर इंक्रीज कर जाएगा, ये इफेक्ट पड़ता है। तो बाय क्रेडिट सेल डेटर इंक्रीज कर गया, बिल्कुल सही, स्टॉक डिक्रीज कर गया, बिल्कुल सही, है ना। प्रॉफिट एंड लॉस अराइज हुआ, हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पे अराइज हो सकता है, कैसे कि 10,000 का सामान को जो है, जाहिर सी बात है कि अगर आप 10,000 का सामान है तो आप उसको क्या करिएगा, 10,000 में नहीं बेचिएगा, बल्कि उसको क्या करिएगा, 12,000 में अगर आप बेच सकते हैं, है ना। तो इस केस में यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस भी अराइज होता है। 10,000 का सामान को 12,000 में मान लीजिए आपने बेचा, उधारी में ही बेचा, तो इससे क्या हो जाएगा, डेटर को पैसा कितना चुका, 10,000 का सामान था, स्टॉक 10,000 से माइनस करेंगे, डेटर जो है वो यहाँ पर इंक्रीज़ किया 12,000 से, क्योंकि डेटर को तो 12,000 देना होगा, और यहाँ पर प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट से आपका कैपिटल भी इंक्रीज़ करेगा 2,000 से, है ना, क्योंकि प्रॉफिट इज अ सोर्स ऑफ एडिशनल कैपिटल, मिला या ना मिला उससे मतलब नहीं है। यहाँ पर हम एक्रूअल सिस्टम से सारा कुछ चलते हैं, तो यहाँ पर प्रॉफिट नहीं मिला लेकिन प्रॉफिट हुआ बिजनेस को, तो कैपिटल भी इंक्रीज़ करेगा। तो ये अकाउंटिंग क्वेश्चन होगा आपका। क्रेडिट सेल किया, 10,000 का सामान, समझो बिजनेस है, हमने इस बंदे को बिज़नेस का 10,000 का सामान जो था वो कितना में बेच दिया, 12,000 में। तो ये बंदा नियर फ्यूचर में बिज़नेस को 12,000 देगा। तो स्टॉक कितने से कम हुआ, 10,000 से,
डेटर कितने से इंक्रीज किया, ये डेटर हो गया, कितने से इंक्रीज किया 12,000 से, क्योंकि 12,000 देगा और 2,000 का प्रॉफिट हुआ जो कि कैपिटल में ऐड कर देंगे। हाँ, तो डेटर क्या हुआ, इंक्रीज किया, ठीक है, डेटर इंक्रीज किया, 12,000 से इंक्रीज किया डेटर, डेटर इंक्रीज करेगा, बिल्कुल सही। स्टॉक डिक्रीज करेगा, बिल्कुल सही, स्टॉक चला जाएगा और इससे प्रॉफिट एंड लॉस होगा, बिल्कुल प्रॉफिट या लॉस होगा। तो प्रॉफिट हुआ यहाँ पर, या तो प्रॉफिट या तो लॉस होगा, है ना। तो यहाँ पर प्रॉफिट हुआ, अगर 10,000 का सामान 8,000 में थे तो 2,000 लॉस यहाँ पे माइनस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर या तो प्रॉफिट या तो लॉस होगा, बिल्कुल सही कह रहा है, यानी डी होगा ऑल ऑफ दिस। तो ऑल ऑफ दिस का करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पर हो गया और अकाउंटिंग क्वेश्चन भी साथ ही साथ हम लोगों का कंप्लीट हो गया। इसका जो नेक्स्ट चैप्टर है आपका, इसके बाद चैप्टर नंबर 9 डबल इंटरेस्ट सिस्टम एंड रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो इसके आगे अब आपको डेबिट एंड क्रेडिट का रूल है, उससे आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। और डेबिट क्रेडिट का रूल आपको पहले भी वीडियो में पूरा मैंने डिटेल में समझाया है, तो आप एक बार फिर से डेबिट क्रेडिट का सारा रूल रिवाइज कर लोगे, देख लोगे। इसके बाद डेबिट क्रेडिट का सारा रूल से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा उसको हम बनाएंगे। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू।